अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो पास्ट पेपर मुख्तलिफ पंजाब बोर्ड में या फेडरल बोर्ड में आए थे, उनको हम डेली बेस पे एक वीडियो बनाएंगे। एक पेपर को कम अज़ कम हम कोशिश करेंगे कि 3 लेक्चर्स में एक पेपर को डिस्कस कर लें। तो बेटा ये डिस्कशन कुछ डिटेल डिस्कशन होगी। इसमें आपके पास टोटली जो है ना, हम हर एमसीक्यू हर क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है। तो इसकी इसलिए हम इसे ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से 3 हिस्सों में एक हम जो है ना पेपर को 3 वीडियोस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये बेटा पहला पेपर हम मुल्तान बोर्ड का डिस्कस कर रहे हैं, 2021 पार्ट सेकंड। सेकंड पार्ट जो है ना, मतलब सेकंड ईयर का पेपर है और ये हमारे पास ग्रुप 1 है, यानी कि फर्स्ट टाइम जो ग्रुप में पेपर हुआ था पिछले साल 2021 में, उसका ये पेपर है। तो इसके पहला जो आपके पास पार्ट है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें 30 मिनट्स आपको अलाउ होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स इसके 20 होते हैं, ठीक है। यानी कि हर एक एमसीक्यू का 20 मतलब एक नंबर होता है और इसलिए 20 एमसीक्यू के मार्क्स टोटल 20 हो जाएंगे। तो पहला एमसीक्यू हमारे पास है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला एमसीक्यू। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 देन एफ इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस 4 या एफ ऑफ एक्स स्क्र प्लस 4 इज इक्वल टू, यानी कि सिंपल सा हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक फंक्शन दिया गया है, हमने उस फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी है किस पे, एक्स स्क्र प्लस 4 पे। तो पहला एमसीक्यू जब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, तो पहला एमसीक्यू हमारे पास है फर्स्ट एमसीक्यू। इसमें आपके पास एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट। हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो देख लें बेटा, ब्रैकेट्स में आपके पास जो फंक्शन गिवन था, गिवन फंक्शन में हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन था, मतलब लेफ्ट साइड पे भी एक्स, राइट साइड पे भी एक्स। अब हमने देखिए लेफ्ट साइड पे एक्स की जगह पे रिप्लेस कर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो हम राइट साइड पे भी एक्स की जगह पे रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4। और बाकी इसके अलावा भी हमारे पास एक पहले से 4 मौजूद है, हमने जस्ट एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8। ये हमारे पास आंसर है। तो देख लें स्टूडेंट, इसमें आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 8 जो है वो अल्फ़ा ऑप्शन ही है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो हमारे पास है वो अल्फ़ा है जी। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2 की बात करते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 में हमारे पास है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस 3x होल डिवाइडेड बाय 2x इज नॉट कॉन्टीन्यूअस। बच्चे इसमें आपको याद होगा कि कॉन्टीन्यूअस की जो हमारे पास कुछ कंडीशंस थी वो ये थी कि कोई भी फंक्शन हमारे पास कॉन्टीन्यूअस कब होता है, जब वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। पहली पहली कंडीशन भी हमारे पास यही है कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए जो आपके पास पहली कंडीशन थी वो हमने कहा था किसी भी पॉइंट पर अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, मतलब इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें आप देखें, आपके पास जो फंक्शन दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है, वो है 2 प्लस 3x होल डिवाइडेड बाय 2x। अब देखें आप यहाँ पे लोअर पोर्शन को देखते हैं कि ये हमारे पास अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिवाइड में जब भी 0 आएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 2/0 फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। पहली कंडीशन ही हमारे पास कंटिन्यूअस की जब फेल हो जाए तो हम कहते हैं वो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो आप देख लें यहाँ पे आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि एट x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड है, वो इन्फिनिटी आंसर दे रहा है। तो इसका आंसर आपके पास क्या बनेगा बच्चे, डेल्टा बनेगा जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड एमसीक्यू। थर्ड एमसीक्यू आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे थर्ड एमसीक्यू है, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए।
इज इक्वल टू। अब बेटा एक तो ये बाय डेफिनेशन अगर हम डिफरेंशिएशन को देखें किसी भी उस पे जो हमारे पास कुछ MCQ नंबर 3 में, यानी कि कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एनी फंक्शन, हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो अगर हम एट x इज इक्वल टू ए पे फाइंड करना चाहते हैं एफ प्राइम ए, यानी कि इसकी डेफिनेशन, तो हमारे पास ये डेफिनेशन है किसी भी फंक्शन की x अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, तो ये हमारे पास इक्वल होता है एफ प्राइम ए के, यानी कि जो यहाँ सेकंड नंबर पे फंक्शन पड़ा होता है उसको आप प्राइम लगा दें। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास 0/0 फॉर्म भी होनी चाहिए, कि अगर हमारे पास 0/0 फॉर्म है तो वो फंक्शन हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब एक तो ये मेथड है, दूसरा बेटा एक तो ये आंसर आपको बाय डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा जो है ना इसको एक्सप्लेन करें तो ये बीएससी में एक थ्योरम है लोपिटर रूल जिसे कहते हैं, उसमें अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन 0/0 फॉर्म, या आप देखिए 0/0 फॉर्म से ये मुराद है कि आप x की जगह पे a पुट करें, एफ ऑफ ए माइनस एफ एफ ए, ये कैंसिल होकर 0, फिर डिवाइड में भी आप a पुट करें तो 0/0 फॉर्म आती है। तो बेटा लोपिटर रूल क्या कहता है, वो ये है कि आप अपर का भी डेरिवेटिव लें, लोअर का भी डेरिवेटिव लें, उस 0/0 फॉर्म को ख़त्म कर दें, यानी कि जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे x अप्रोचेस टू a, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये एफ प्राइम एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ ए चूँकि एक वैल्यू ऑफ फंक्शन है, ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 है और फिर ए का 0। अब हमारे पास जो फंक्शन बच चुका है वो सिर्फ और सिर्फ ये है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ प्राइम एक्स। अब आपने यहाँ पे जब वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास x की जगह पे a पुट कर देंगे, तब भी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा f प्राइम a। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, बीटा बनेगा f प्राइम ऑफ a। तो इस क्वेश्चन को हमने दो तरीके से सीखा। एक हमने सीखा कि अगर हमारे पास लोपिटर रूल हो उसके ज़रिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और उसके बाद हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास बाय डेफिनेशन याद हो तब भी हम इसको कर सकते हैं। बाय डेफिनेशन क्या है, ये बेटा किसी भी पॉइंट पर किसी भी x की वैल्यू पर फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे डिफाइन किया जाता है उसके लिए ये डेफिनेशन है। बाय एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल हमने पढ़ा था 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज में, तो उसमें स्टेप 4 जब हम अप्लाई करते थे लिमिट, तो उसके बाद फिर हम उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते थे। बहरहाल ये दोनों तरीके ठीक हैं। ये या तो लोपिटर रूल आप लगा लें, ये क्योंकि अब आप सेकेंड ईयर के पेपर देने जा रहे हैं तो डेरिवेटिव की यानी आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप MCQ के लिए लोपिटर रूल अप्लाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अपर का अलहदा डेरिवेटिव ले लें, लोअर का अलहदा डेरिवेटिव ले लें, फिर आप जो भी x की वैल्यू वो पुट कर दें। अगर आप x की वैल्यू पुट करने से 0/0 फॉर्म अगेन आ जाता है तो फिर आप लिमिट अप्लाई ना करें, फिर अगेन आप अपर का भी डेरिवेटिव ले लें, लोअर का भी डेरिवेटिव ले लें। चूँकि आपके सिलेबस में जो भी क्वेश्चन है वो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेने से आंसर तक पहुंच जाते हैं, लिहाजा इसका आंसर हमारे पास एफ प्राइम ए होगा। जी नेक्स्ट MCQ हमारे पास है यहाँ पे, अगर हम देखते हैं MCQ नंबर 4 है हमारे पास, ये भी सेकंड चैप्टर में आपके पास आया। सेकंड चैप्टर में देखते हैं तो यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2/3। अब हमने एफ प्राइम 8 मालूम करना है, तो इस पे आप देख लें हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2/3। अब बेटा पावर रूल इस पे लगाते हैं कि एफ प्राइम एक्स, पावर रूल क्या होता है, पावर जो है वो फंक्शन से पहले और एक पावर हमारे पास कम हो जाती है। यानी यहाँ पे अगर मैं रूल इसका लिख दूँ, रूल ये था कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स की पावर n है, n पावर पहले और n-1, यानी कि एक्स में से उसकी एक पावर कम हो जाएगी। यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि n क्या है हमारे पास, n से मुराद बेटा कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, n नॉट बिलोंग्स टू इरेशनल, इरेशनल नहीं होगा बल्कि रैशनल नंबर ही होगा। तो देख लें 2/3 हमारे पास एक रैशनल है, फ्रैक्शन है, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले तो -3 में से 2 जाएगा -1/3। अब चूंकि हमने आंसर मालूम करना है तो आंसर के लिए आप क्या करेंगे, आपने एक्स की जगह पे क्या पुट करना है बच्चे, क्वेश्चन की डिमांड देखें, एफ प्राइम 8 है, यहाँ पे एक्स की जगह पे 8 पुट कर दें
और यहाँ भी आप 2/3 8 माइनस 1/3। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपके पास एफ प्राइम 8 इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए ये 8 को 2 की पावर 3 है और बाहर है -1/3, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 2 इनवर्स है, 2 इनवर्स से 2 भी कैंसिल, तो एफ प्राइम 8 का जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो 1/3 बच जाएगा। बेटा आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्सपोनेंट रूल भी यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, तो आप देखें 1/3, इसका आंसर हमारे पास 4 क्वेश्चन का आंसर चार्ली है। इस पे हमने रूल लगाया था अपना पावर रूल ऑफ डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन, तो ये आंसर है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास डेरिवेटिव मालूम करना है। तो हमारे पास MCQ नंबर 5 की बारी आती है। इसमें जो फंक्शन हमें दिया गया है वो फंक्शन है x³ + 2x² होल डिवाइडेड बाय x³। हमने डिफरेंशिएट करना है, ये इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डेरिवेटिव अगर हम इसका मालूम करना चाहते हैं तो आप ज़रा तवज्जो से दें। अक्सर स्टूडेंट इसको क्या करते हैं कि भाई क्वेश्चन रूल लगाना शुरू कर देते हैं। तो भाई सबसे पहले जब भी कोई, चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन आ जाए, अगर उसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जा सकते हैं तो पहले आप उसको सिंप्लीफाई लाजमी तौर पे करें। तो इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। तो हम देखेंगे अगर इसको हम सेपरेट डिवाइड कर दें, x³ को भी x³ से डिवाइड कर दें, 2x² को भी आप x³ से डिवाइड कर दें, तो ये देखें ये कैंसिल हो जाएगा, x² भी इससे कैंसिल, एक नीचे x रह जाएगा, यानी कि 1 + 2/x। अब ये हमारे पास एक सिंपल फंक्शन है। अब इसका डेरिवेटिव लेना आसान है, तो इसमें आपने पढ़ा होगा, रेसिप्रोकल रूल भी बता दूं, अगर कोई भी x की पावर n है डिवाइड में, तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है और डिवाइड में एक पावर बढ़ जाती है। इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, अगर हम जनरलाइज करना चाहें तो भी इसको जनरलाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें x है, तो बेटा आप इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, एफ प्राइम x इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, इसकी पावर x की कुछ ना हो तो 1 पावर है, तो -2 ओवर आपके पास एक पावर बढ़ जाएगी, तो एफ प्राइम ऑफ x का जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो -2 ओवर x² आ जाएगा। देख लेते हैं इसका ऑप्शन है या नहीं है, तो देख लेते हैं बेटा, इसमें एफ प्राइम x -2 x², इसका आंसर आपके पास बीटा बन जाएगा। तो ये हमारे पास 5वां MCQ भी डिस्कस हो गया। उसके बाद MCQ नंबर 6 की बारी आती है। तो MCQ नंबर 6 में हम देखते हैं कि हमारे पास MCQ नंबर 6 में फंक्शन दिया गया, इसमें भी आपने डेरिवेटिव ही मालूम करना है। आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन आपके पास है f(x) इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। हमने क्या करना है, हमने मालूम करना है f प्राइम कॉट x कोटेंजेंट x, यानी कि हमारा जो टारगेट है क्वेश्चन में f प्राइम। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, में एक बात आप जहन में रखिए लाजमी तौर पे कि आपने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तभी कर सकते हैं कि आपको इसके सारे फार्मूले अच्छे से याद हों। फिर तो आप ये सारे के सारे फंडामेंटल फार्मूलाज हैं, अगर वो याद होंगे तो आप ये MCQ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आपने ये मालूम करना है, तो देख लें सबसे पहले फंक्शन टेन इनवर्स है, फंडामेंटल फंक्शन है, इसका हमने डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं कि डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स x का फार्मूला है 1/1 + x²। तो यहाँ पे यही फार्मूला आप अप्लाई कर दें, एफ प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू टेन इनवर्स का 1/1 + x²। अब आपने जब डेरिवेटिव मालूम कर लिया, इसके बाद आपने क्या करना है, x की जगह पे कॉट x पुट कर देना है, कोटेंजेंट x पुट कर देना है, कॉट x यहाँ भी 1 + cot² x। हमें पता है कि यार हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 + cot² इज इक्वल टू कोसिकेंट² तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एफ प्राइम कॉट x इज इक्वल टू 1/1 + कॉट है कोसिकेंट स्केयर x, और हमें पता है कि कोसिकेंट किस चीज़ का रेसिप्रोकल है, एफ प्राइम कॉट x इज इक्वल टू, ये है साइन का रेसिप्रोकल 1 कोसिकेंट, तो ये साइन स्केयर x आ जाएगा एफ प्राइम कॉट x का। तो इस तरह के बेटा फेडरल बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं,
लेकिन बात वही बेटा, अगर आप इस फार्मूले को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं जो कि इसमें फार्मूले यूज़ होते हैं, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। उसके बाद हम MCQ नंबर 6 के बाद 7 की बारी आती है। 7 अब हम थर्ड चैप्टर में। तो बेटा आप देखें, यहाँ से आप कंपेयर भी कर सकते हैं। जब आपके पास पेपर ख़त्म होगा तो एक मैं आपको इसका क्रिटिकल एनालिसिस करके बताऊंगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर में से कितनी वेटेज है और किस परसेंटेज किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन वो यहाँ से उठा रहा है। जी, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पास है, ये डिफरेंशियल का यूज़ करके किसी भी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे मालूम की जा सकती है। तो बेटा ये हमारे पास एक टॉपिक था, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बाय यूजिंग डिफरेंशियल। तो बेटा किसी भी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी कि अगर हम मालूम करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और उसके ऊपर बेटा इस तरह का सिंबल लगा देते हैं, या इक्वल भी लगा दें, या जैसे मतलब ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स फंक्शन प्लस एफ प्राइम एक्स डी एक्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई को कहते हैं और एफ प्राइम डी एक्स ये डिफरेंशियल ऑफ वाई कहलाता है। तो किसी भी उसके हमारे पास जो फार्मूला है, वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास ये फार्मूला है। तो ये बाय डेफिनेशन हमारे पास है। तो इसमें देखें आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स डी एक्स, इसका आंसर भी बीटा है। तो मुल्तान बोर्ड वाले बीटा ऑप्शन वाले तो ज़्यादा ही क्वेश्चन दे रहे हैं आंसर। जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप ज़रा तवज्जो से। ये भी हमारे पास एक मतलब देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 1 2 3 कैलकुलस में से ज़्यादा क्वेश्चन ही आते हैं और सारा खेल फार्मूलाज का है यहाँ पे। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन हमारे पास है, a ओवर एक्स इंटू एक्स स्केयर माइनस 1 डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन। तो बेटा हमने एक इंटीग्रेशन पढ़ी थी, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन ये पढ़ी थी कि एक्स ओवर एक्स स्केयर माइनस, सॉरी यहाँ बेटा डी एक्स ओवर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, और साथ में यहाँ भी आपके पास x है, तो ये इक्वल होता है 1 ओवर ए सीकेंट इनवर्स x ओवर ए प्लस सी बेटा लिखो या ना लिखो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए बेटा ए स्क्वायर की जगह पे 1 है, तो ये ए तो कांस्टेंट है, ये तो आ जाएगा बाहर। अब हमने इस पे वही फार्मूला लगाना है जो कि डेरिवेटिव में आप लोगों ने पढ़ चुके हैं कि डेरिवेटिव में ये फार्मूला आपके पास इक्वल है सीकेंट इनवर्स एक्स के, या आपने ये भी पढ़ा था कि ये फार्मूला हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है ए फिर माइनस कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। तो आप देख लें दोनों में से जो भी आपके पास रिजल्ट है, या तो आंसर होना चाहिए सीकेंट इनवर्स एक्स, या हमारे पास आंसर होना चाहिए माइनस ए कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो जो भी इसमें रिजल्ट हमारे पास होगा वही रिजल्ट है। तो देख लेते बेटा, अगर सीकेंट इनवर्स है तो साथ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर कोसिकेंट है तो साथ नेगेटिव होना चाहिए, तो इसका भी आंसर बीटा ही है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास मोस्टली जो ऑप्शन हैं वो सारे बीटा वाले ही हैं, तो इसका आंसर भी हमारे पास बीटा आ गया। अब लास्ट इसमें पहले इस पेज पे ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 3.3 की जो सब्स्टिट्यूशन यूज़ होती है उसको यूज़ किया गया यहाँ पे कि 3.3 में सब्स्टिट्यूशन आप यूज़ करके कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में हमारे पास है व्हेन द एक्सप्रेशन ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो बेटा इसमें क्या हम पुट करेंगे, ये स्केयर रूट ख़त्म हो जाए, तो ये सब्स्टिट्यूशन हमारे पास इंटीग्रेशन में एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा है। तो ए साइन थीटा हमारे पास है, ये बेटा इसका ए कॉज ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, चूँकि हमारे पास यहाँ सब्स्टिट्यूशन वो नहीं है, जो ऑप्शन दी गई हैं वो सारी थीटा फॉर्म में है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लिहाजा हाइपरबोलिक का यहाँ पे यूज़ नहीं है। तो बेटा 3 तरह की है, एक था बेटा ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर था, अगर आपको याद हो, तो वहाँ पे हम कह रहे थे पुट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। मेन मकसद होता है कि हमारे पास ये इरेशनल फंक्शन को किसी रैशनल या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करके आसानी से हम कर सकें। तो ये बेटा 3 तरह की सब्स्टिट्यूशन, एक्स इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। अब चूंकि इन तीनों में से एक MCQ अक्सर आ जाता है, तो आप इसमें देख लें कि आपके पास इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर अल्फ़ा बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का, क्योंकि उसने ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर पूछा, तो इसका आंसर हमारे पास अल्फ़ा आ चुका है। तो ये इनमें से कोई भी आ जाए तो आप कर सकते हैं, इसके अलावा भी वो हमसे पूछ सकता है। मैं वैसे इजाफी आपको बता दूं, अगर बेटा वो एक्स स्केयर प्लस 2x का पूछ ले, तो यहाँ देखें आप इसका परफेक्ट स्केयर बनाएंगे,
एक्स प्लस पता है एक्स का जो है ना कोफिशिएंट 2 है, इसका हाफ 1 होता है, तो 1x+1 का स्केयर। अगर बेटा इसका आपने 1 का स्केयर ऐड किया अपने से तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो देखिए बेटा ये किससे कंपेयर हो रहा है, थर्ड से। अब यानी कि यहाँ पे हम पुट करेंगे x+1 इज इक्वल टू 1 सीकेंड थीटा। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से भी आ सकती है। तो कन्फ्यूजन है मतलब इसे हम परफेक्ट स्केयर बनाने के बाद टाइप 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो ऊपर मैंने 3 फंडामेंटल बता दिए हैं। ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद बच्चे आपके पास क्वेश्चन जो है नेक्स्ट एमसीक्यू की बारी आती है। तो एमसीक्यू नंबर 10 हमारे पास है यहाँ पे। तो एमसीक्यू नंबर 10 देखते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास है, यहाँ पे एमसीक्यू मौजूद हैं, आप इसको ज़रा देख लें। 10 एमसीक्यू। तो एमसीक्यू नंबर 10 भी आपके पास इंटीग्रेशन का ही है। तो यहाँ पे 10 एमसीक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं। 0 3 है, 1/9 माइनस एक्स स्केयर रूट डी एक्स। अच्छा बेटा समझाने में टाइम हो सकता है ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर आप लोगों की फार्मूलाज की प्रैक्टिस है तो आप एमसीक्यू अगर करने पे आए तो बोर्ड के एमसीक्यू करना कोई इतना डिफ़िकल्ट प्रोसीजर कोई नहीं होता। आप 20 मिनट्स में ही कर सकते हैं, मतलब एक एमसीक्यू आप मैक्सिमम 1 मिनट आपके लिए बहुत काफ़ी है, लेकिन आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं। तो इसलिए पेपर पे आप टाइम से पहुंच जाया करें। अब यहाँ देखिए बेटा फार्मूला आपके पास है। अब मैं फार्मूले की बात कर लेता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी इंटीग्रेशन आ जाए ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर फॉर्मेट में, तो ये साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी का फार्मूला है। ये बेटा जब सी तब लगाते हैं जब हमारे पास इनडेफिनेट इंटेग्रल होता है। चूँकि यहाँ पे देखिए लिमिट्स है, डेफिनेट इंटेग्रल हमारे पास है, तो हम पहले तो फार्मूला लगा लेंगे। तो ये 1 ओवर मतलब हमारे पास बन जाएगा साइन इनवर्स x/3। ओके, यहाँ 3 का स्केयर, यहाँ a का स्केयर, यहाँ 3 का स्केयर। अब बेटा जब इंटीग्रेट आप कर लें तो फिर यहाँ पे आप 0 3 इसकी एक कन्वेंशनल मेथड है कि आप लिमिट्स यहाँ पे लिख दें ब्रैकेट के साथ या वर्टिकल बार लगा दें। अब इस पर आप अपर लिमिट पुट करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस के मुताबिक, माइनस साइन इनवर्स 0/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 इक्वल है π/2 के, तो इसका आंसर बन जाएगा π/2 डेल्टा। तो इसमें बच्चे आप देख लें, मैं इसको थोड़ा सा वाज़े यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लें आपके पास फार्मूला क्वेश्चन नंबर 10 पे सिंपल साइन वर्स का फार्मूला लगा, उसके बाद आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे पहले अपर लिमिट एक्स की जगह पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल आप उसकी डेफिनेशन बुक में है, मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूँ कि सपोज दैट आपके पास कोई फंक्शन है। अब इसका बेटा इंटीग्रेट आप करते हैं तो ये इक्वल है एफ प्राइम, ख़त्म हो जाता है इंटीग्रेशन में, तो एफ ऑफ एक्स, यानी कि फिर आप लिमिट अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस है। इसकी बेटा कॉन्टीन्यूटी और साथ डिफरेंशियल की कंडीशंस भी हैं, ठीक है, लेकिन वो बीएससी में। ओके, उसके बाद देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 पाँचवें चैप्टर में से आ चुका है आपके पास, चैप्टर नंबर 5 में से। तो क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ा तवज्जो से देख लें। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 11 जो है इस तरह के जब भी आ जाएं तो ये बैक सॉल्व से होते हैं, ठीक है। इसको ज़रा देखें, क्वेश्चन नंबर 11 आपको थोड़ा सा नज़र आ जाएगा ये जी। यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। इसमें से वो कह रहे हैं कि कौन सा जो सोल्यूशन है वो नहीं है। इसका मतलब है कि जो ऑर्डर्ड पेयर हैं इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी आ जाएं बेटा सोल्यूशन वाले, चाहे वो आपके पास इक्वेशन हो, चाहे इन इक्वेशन हो, चाहे मॉडुलस इक्वेशन हो, मोस्टली क्वेश्चन आप बैक सॉल्व से कर सकते हैं। अब देखिए बेटा पहले आप ऐसा करें कि इसमें 1 पुट करें। तो देखो 1 लेस देन 8, 1,0 पहली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये बेटा ऐसे करते हैं कि पुट 1,0 अगर आप पुट कर देते हैं इन 3 की 3 इक्वेशन में, ठीक है बेटा, इन 3 आपके पास जो इक्वेशंस है वहाँ इन इक्वेशंस है वहाँ पुट करेंगे इन इक्वेशन में। तो पहला अगर आप पुट करेंगे तो ये आएगा जनाब 1 लेस देन 8, ये बात ट्रू है। उसके बाद 2 लेस देन 6, ये बात भी ट्रू है। यहाँ एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, 2 इज इक्वल टू 2, ये भी वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद बेटा आप नेक्स्ट ऑप्शन बीटा पुट करेंगे 8,0, एक्स की जगह पे 8 पुट करो तो 8 बेटा लेस आर इक्वल का सिंबल भी है, तो 8 इज इक्वल टू 8, ये भी वेरीफाई हो रहा है। लेकिन दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो 16 बेटा लेस देन 6 नहीं है, तो यहाँ पे ये बात फॉल्स हो गई है। अब इसका मतलब है जो बीटा है ये इसका सोल्यूशन नहीं है। मतलब आपने बैक सॉल्व करना है
जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड ना करे जो ऑर्डर्ड पेयर, वही आपका रिजल्ट, वही आपका आंसर होता है। ठीक है, उसके बाद साथ ही देख लें क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास चैप्टर नंबर 4 में से दिया गया है। When x's are translated, the coordinate of the point -6, 9 are changed into, यानी कि ये ट्रांसलेट हो गया है। तो आपके पास x, y एक पॉइंट दिया गया है जो कि ओल्ड कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट है -6, 9। अब वो कह रहा है कि इसे चेंज कर दिया गया, इसको ट्रांसलेट कर दिया गया कैपिटल X, कैपिटल Y में। तो ये हमारे पास है -3, 7। हमने ये मालूम करना है कि आप पॉइंट थ्रू विच एक्सिस आर ट्रांसलेटेड, यानी कि ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट हुआ है। इन दूसरे अल्फाज में आपने O-H, मालूम करना है। तो इसका फार्मूला हमें अच्छे से पता है बेटा, कैपिटल X इक्वल है X माइनस एच के और कैपिटल Y इक्वल है Y माइनस के। अब देखिए कैपिटल X आपके पास गिवन है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, कैपिटल X है -3 इज इक्वल टू स्मॉल x आपके पास है -6 माइनस एच। यहाँ पर अगर हम h की वैल्यू मालूम कर लें तो h हमारे पास आ जाएगा -3। इसी तरह जो कैपिटल Y है वो 7 के इक्वल है और स्मॉल y इक्वल है आपके पास 9k माइनस के। तो देख लें यहाँ पे अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो h, k का जो आंसर आएगा, h यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो -3, k यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 2। तो -3, 2 हमारे पास क्या है, O' है, यानी कि ट्रांसलेटेड ओरिजिन है। तो -3, 2 इसमें आंसर आपके पास अल्फ़ा आ गया। देख लें बच्चे, इसमें थोड़ा सा को मैं क्लियर बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, उस पर तवज्जो से देख लें। क्वेश्चन आसान था, मुश्किल नहीं था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है। 11 और 12 दोनों का एक ही शीट पे आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू। बेटा इसके दो हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन आ जाए तो आप इसको आसानी से कम टाइम में कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, कोई भी अगर आपके पास a, b इक्वेशन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं y इज इक्वल टू b। अगर बेटा आपके पास वर्टिकल लाइन आ जाए किसी भी पॉइंट की, a, b कोई भी पॉइंट है किसी भी कॉर्नर में लाई करता है, तो x इज इक्वल टू a आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन कह रहा है और पॉइंट आपके पास है -5, 3। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा y -3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी, y -3 इक्वल टू 0। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 13 आपने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। जी, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है यहाँ पे। द लाइन पासिस थ्रू 1, 5 एंड k, 7 है स्लोप k देन वैल्यू ऑफ k। ये बेटा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का बुक में भी मिलते जुलते हैं, लेकिन वहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनती होती है। और दूसरा बेटा पॉइंट A है, दूसरा B पॉइंट आपके पास है K7। बेटा स्लोप का फार्मूला हमारे पास है y2 माइनस y1 ओवर, जब दो पॉइंट्स गिवन हो तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब स्लोप भी यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर रहा है, स्लोप किसके इक्वल है, K के, A भी है B भी है। तो इसमें ज़रा वैल्यूज पुट करके देखते हैं, ये K आ जाएगा, K हमारे पास आ गया यहाँ पे। अब y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 5 k-1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, k स्केयर माइनस के इज इक्वल टू 2, के स्केयर माइनस के माइनस 2 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। तो बेटा क्वाड्रेटिक जो है ना इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें, या यहाँ पे आप इसका सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की मदद से भी सोल्यूशन तक पहुँच सकते हैं। लेकिन आसान से इसके रूट हैं, एक -2 इसका अपना क्या कहते हैं फैक्टर है, और दूसरा k+1 है। तो रिज़ल्ट आएगा 2r-1। ये हमारे पास k की वैल्यूज़ हैं 2 या -1। तो आंसर इसका भी अल्फ़ा ही बनेगा 2r-1। जी, उसके बाद है 6th चैप्टर कोनिक सेक्शन, जिससे अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि भाई कोनिक सेक्शन डिफ़िकल्ट है। तो भाई कोनिक सेक्शन के जो टेबल होते हैं ना, डायग्राम और उसकी जो एलिमेंट्स हैं, वो अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर हमारे पास 6 ही बनता है। अगर उसमें हम क्या कर लेते हैं, उसके टेबल याद कर लेते हैं, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला की जो टेबल्स हैं, और डायग्राम के मुताबिक, मतलब जो भी एलिमेंट्स हो आपको पता होना चाहिए कि ये डायग्राम में कहाँ मौजूद है। तो ये 6 चैप्टर बहुत आसान है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है।
जी, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन में है द फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। तो बेटा देखिए वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax, हमें पता है कि ये हमारे पास केस 1 है। इसकी डायग्राम ऐसी होती है और फोकस हमेशा अंदर होता है। ये पॉजिटिव लाइन है तो फोकस को a, 0 कहते हैं। ठीक है, कोई भी हमारे पास फोकस हो तो फोकस होता है a, 0। इसी तरह बेटा अगर इसके दूसरे केस की बात कर लें, इस तरह का केस आ जाए, कम से कम ये आपको याद होने चाहिए फंडामेंटल पॉइंट्स। तो इसका फोकस अंदर की तरफ ही होगा, तो ये हो जाएगा दूसरे केस में -a, 0। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी थर्ड केस की, ओपन्स अपवर्ड। तो इसका फोकस बच्चे आपके पास होगा, देखो वाई एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, 0, a, या दूसरे अल्फाज में पहले का इन्वर्स है। इन्वर्स में x और y को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट केस हमारे पास है, अगर ओपन्स डाउनवर्ड की बात कर लें तो इसका फोकस हमारे पास होता है 0, -a, यानी कि पहले का जो इन्वर्स है वो थर्ड है और दूसरे का इन्वर्स आपके पास फोर्थ है। तो यहाँ मैंने फोर्थ केस आपके सामने लिख दी है। तो अब यहाँ पे तो पहला केस ही गिवन है, आप ज़रा देखें फोकस का। फर्स्ट केस ही गिवन है, द फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। इसका जो रिजल्ट बनेगा आपके पास a, 0 होगा, पहला केस है, आंसर अल्फा होगा। ठीक है, मैंने बहरहाल 4 बता दिए, 4 में से कोई भी अगर आपके पास आ जाए तो आप इसको कर सकते हैं जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, हाइपरबोला दी गई है बच्चे। अब बच्चे ये भी एक अलहदा वो डिस्कशन है कि हाइपरबोला क्या होती है। ये तो आप हम चूंकि पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो पास पेपर में थ्योरी बेटा उस क्वेश्चंस के रिलेटेड ही बताई जाती है। ठीक है, एसेंट्रिसिटी वाई स्केयर ओवर 4 -x स्केयर इज इक्वल टू 1। एसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू सी ओवर ए। ये एसेंट्रिसिटी का फार्मूला है, हमें सी और ए चाहिए। तो यहाँ पे देखें बेटा वाई स्केयर ओवर ए स्केयर -x स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1 है। तो हमारे पास यहाँ पे जो सी स्केयर होता है वो ए स्केयर प्लस बी स्केयर के इक्वल होता है। ठीक है, तो या अगर सी की वैल्यू, तो ये हमारे पास कम से कम ये याद होना चाहिए कि हाइपरबोला में अगर आपके पास, याद रखिएगा हाइपरबोला में अगर आपके पास पहले y आ जाता है तो वो केस 2 है, और हमेशा उसके नीचे चाहे केस 1 हो या केस 2 हो, पहला जो पॉजिटिव आपके पास टर्म होती है उसके नीचे a ही होता है। बाकी बेटा सी जो होता है जो यहाँ यूज़ होना है उसका आपके पास ये। तो देख लें बेटा, इसे कंपेयर करते हैं, ए स्केयर आपके पास 4 है तो a की वैल्यू तो हमारे पास 2 आ जाएगी। ओके, उसके बाद सी स्केयर की बात कर लेते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, तो देखिए बेटा 4 + 1 हो जाएगा, 4 + 1, तो सी आपके पास हो जाएगा √5। अब सी की वैल्यू पॉजिटिव क्यों लेंगे, क्योंकि एसेंट्रिसिटी हमारे पास दो डिस्टेंस की रेशो होती है। रेशो हमेशा डिस्टेंस की जो रेशो होती है वो हमेशा प्लस ही होती है। अब यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, E इज इक्वल टू सी ओवर ए √5/2। ये हमारे पास इसका आंसर है √5/2। तो ये इसका रिजल्ट बनेगा आपके पास ये। अब बेटा इसका दूसरा आप जो है ना इसको बगैर उसके भी कर सकते हैं कैलकुलेशन के। आपको पता है कि ई जो है वो एसेंट्रिसिटी जो है वो >1 होती है हाइपरबोला केस में। हाइपरबोला केस में एसेंट्रिसिटी जो होती है वो हमेशा >1 होती है। अगर हम कॉमर्स हैं, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, तो >1 है यानी कि। अब इसकी बात करते हैं तो ये 2 है और ये √5 है। √5 4 के स्क्वायर रूट से ज़्यादा है, यानी 2 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे 2 है और नीचे 2 से ज़्यादा वैल्यू है तो आंसर 1 से कम आएगा। तो यही बेटा आपके पास ऑप्शन रहेगी, सिर्फ एक ही। आप डिलीटिंग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन बात वही बेटा, अगर आपको फंडामेंटल थ्योरी अच्छे से याद है ना थ्योरी, तो तब आप ये क्वेश्चन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब आपने बैक सॉल्व से भी कर सकते हैं बगैर फार्मूले से, अगर आपको सिर्फ ये चीज़ याद है कि एसेंट्रिसिटी >1 होनी चाहिए। तो >1 आप देख लें, यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही है डेल्टा ऑप्शन, बाकी कोई भी >1 नहीं है। ये दोनों नेगेटिव हैं, ये <1 है, और यही एक ही हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है जो >1 है। ओके जी, उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 क्वेश्चन में हमारे पास कोनिक्स आर द कर्व्स obtained by cutting a right circular cone by। अब बेटा कोनिक आर द कर्व्स obtained by cutting a right circular cone by। बेटा ये बिल्कुल बहुत ही मतलब पहले पेज के ऊपर ही थ्योरी है 6 चैप्टर की, कि अगर आपके पास कोई भी राइट सर्कुलर कोन है इस तरीके से, डबल राइट सर्कुलर कोन ये। अब चूंकि इसे हम डिस्कस करते हैं एक्स और वाई प्लेन में, तो एक्स और वाई प्लेन को जो हमारे पास है वो एक प्लेन, एक लाइन होता है, एक प्लेन होता है, जिसके ज़रिए हम इसको जो है ना क्या करते हैं, कट करते हैं किसी भी प्लेन से। मतलब दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि कोई अगर आपके पास एक 3D में अगर कोन आपके पास है
तो एक ब्लेड जो होता है ना, ब्लेड जैसे बिल्कुल प्लेन ब्लेड के जैसे हम कट करते हैं, तो वो हमें इसे कहते होते हैं अपलेन। कोई भी प्लेन हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये 3 डिमेंशनल नहीं है, 2 डिमेंशनल की बात हो रही है, राइट सर्कुलर कोन, तो इसका आंसर है अपलेन। ठीक है, ये बिल्कुल पहले पेज के ऊपर एक थ्योरी है जिसके मुताबिक आप बता सकते हैं कि कोई प्लेन ही जो है ना, उसके मुताबिक हम उसको डिवाइड करते हैं कि पैराबोला कब बनता है, एलिप्स कब बनता है, हाइपरबोला कब बनता है। जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। साथ ही देख लेते हैं वेक्टर्स में से क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास आ गया है। इसमें है इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स देन ए क्रॉस बी। ठीक है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी नॉन कम्यूटेटिव है, वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। तो बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है कि आपके पास ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, माइनस बी क्रॉस से। जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। जब भी बेटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आ जाए तो आप डॉट प्रोडक्ट के जरिए ही एंगल मालूम कीजिएगा, ये थोड़ा आसानी से मालूम हो जाते हैं। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बेटा, एक वेक्टर ए आपके पास है आई प्लस जे, और बी वेक्टर हमारे पास है यहाँ पे आई माइनस जे। अब हमने क्या करना है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो हमें पता है कि यार cos थीटा जो है वो इक्वल है ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट में देख लें, आपके पास आई से आई, जे से जे मल्टीप्लाई होता है और के से के, 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा 1, प्लस माइनस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, बी का मैग्नीट्यूड भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड का फार्मूला ये होता है बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का फार्मूला ये है। अब देख लीजिए बेटा, ऊपर जीरो आ गया तो कि डिवाइड में कुछ भी हो तो कास थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स जीरो। कास इनवर्स जीरो कहाँ पे होता है, पाई बाय 2 पे होता है, या इसको हम 90 डिग्री भी कहते हैं। तो इसका आंसर आपके पास पाई बाय 2 आ जाएगा, बीटा ऑप्शन। जी, उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है एमसीक्यू। यहाँ पे वो ये हमें कहा जा रहा है कि लास्ट एमसीक्यू में अ प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो बेटा प्रोजेक्शन ऑफ ए, अगर हम सिंपल याद कर लें कि प्रोजेक्शन ऑफ ए, तो बच्चे ये सिंपल अभी जो मैंने फार्मूला लिखा है कि यार ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कास थीटा के इक्वल होता है। अब जो प्रोजेक्शन ऑफ ए होता है ना, वो होता है बेटा ए कॉस थीटा। अगर इसकी बात करें, इस फार्मूले से डिड्यूस करें तो ये ए कॉस थीटा, तो बेटा देखें ए कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, तो ये ए डॉट बी ओवर, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। अब आपको अच्छे से पता है कि यार कोई भी वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब यहाँ पे दो चीज़ें यूज हुई बेटा, कोई भी यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। उसने क्या किया, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। तो इसमें देख लें आपके पास आंसर जो आएगा ए डॉट बी मैग्नीट्यूड, इसमें आंसर 4 लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे एमसीक्यू आज ख़त्म हो गए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन। उस पर हमारा टाइम लग जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जो चॉइस वाले हैं वो भी हम करेंगे ताकि आपके पास जो मटेरियल है वो कंप्लीट पहुंच जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।